नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका जियो जिंदगी के इस खास एपिसोड में। आज हमारे बीच मौजूद हैं जाने माने कवि, संपादक और साहित्यकार अनिल सुलभ जी, डॉक्टर अनिल सुलभ। वो कवि जिनकी लेखनी ने न जाने कितनों के जीवन को छू लिया और जिन्होंने कला और साहित्य के क्षेत्र में देश ही नहीं विदेशों में भी अपना परचम लहराया है। खासकर बिहार के युवाओं के एक मार्गदर्शक के रूप में सदियों से रहे हैं। 3 दशकों से तो ज़्यादा हो गया उन्हें इस क्षेत्र में काम करते हुए, और जिस तरह से सक्रियता से वो आज भी जुड़े हुए हैं उन सारे युवाओं के साथ, उन सारे लोगों के साथ जिन्हें वो साहित्य की दुनिया को दिखाते और संवारते सजाते रहते हैं। स्वागत है आपका जियो जिंदगी पॉडकास्ट चैनल में। नमस्कार। जियो जिंदगी में आपसे मुखातिब होकर बहुत अच्छा लग रहा है जी। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। आप जैसी शख्सियत यहाँ आए तो इसकी तो कीमत अपने आप ही बढ़ गई। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। ये आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इस माध्यम से लोगों से जुड़ रही हैं, संवाद कर रही हैं, बहुत बड़ा काम है और आपने मुझे आज अवसर दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ। तो चलते हैं आज हम साहित्य की चर्चा और साहित्य से जुड़ी कुछ बातें जो बिहार के परिपेक्ष में इतनी वर्षों में कहाँ, कैसे, किधर से, किस रास्ते, किस राह पकड़ी, वो आपकी नज़र में जैसे दिखा, वो जानने का कोशिश इस वक्त हम लोग करना चाहेंगे। खासकर तब जब नए युवा पीढ़ी साहित्य से बहुत हद तक दूर जा रही है और लिखने की जो परंपरा हमारे यहाँ रही है उससे वो छूटते चले जा रहे हैं, क्योंकि एआई जैसे टूल्स आने के बाद वो सिर्फ प्रॉम्प्ट देने और उनके आंसर्स आ जाने से सोचने और कलम की शक्ति थोड़ी कमज़ोर होती नज़र आती है। बिल्कुल। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जितनी भी आधुनिक टेक्नोलॉजी है जी। उसे इंसानों ने बनाया है और ये तकनीक चाहे जितनी भी आगे चली जाए, इंसान, उसकी मानस क्षमता, उसकी मानसिक शक्ति, उसकी कल्पना शक्ति यह हमेशा ऊपर रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देखना ये होगा कि जो नई पीढ़ी है वह इन सारी चीज़ों को किस प्रकार से ग्रहण कर रही है। मेरा बराबर ये आग्रह रहता है, बच्चों से मैं बात करता हूँ, युवाओं से बात करता हूँ, तो मेरा कहना रहता है कि आप तकनीक का उपयोग करिए, बढ़िया प्रयोग करिए। तकनीक एक साधन है, लेकिन लक्ष्य आपका जो है वह महान होना चाहिए, वो लोक मंगलकारी होना चाहिए। जब आपका लक्ष्य मंगलकारी होगा, लोक कल्याणकारी होगा, तब आप तकनीक का सही उपयोग कर सकेंगे, नहीं तो यह तकनीक अत्यंत अनिष्टकारी हो जाएगी। मैं बार बार जिस श्लोक को बार बार लोग दोहराते हैं, आपने सुना होगा, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम, ये कहा शास्त्रों ने। अर्थात ये कि जवानी, धन संपत्ति, प्रभुता यानी कि शक्ति और अविवेकिता, कहने वाले ने, श्लोककार ने कहा कि ये सभी एक अनर्थकारी है, एक अनर्थकारी है, और अगर यदि चारों जमा हो जाते हैं तब क्या होगा। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरी यह सहमति यह है कि मैं ये मानता हूँ कि यौवन भी यानी कि जवानी भी, धन संपत्ति भी और प्रभुता यानी कि शक्ति भी, सामर्थ्य भी, अधिकार भी, ये तीनों अनर्थकारी नहीं है।
जो चौथा है अविवेकिता, जी यही अनर्थकारी है। और यह जब इन तीनों के साथ जुड़ जाता है जी तो महाअनर्थकारी हो जाता है। जी जवानी को और सही दिशा दें, युवाओं को अगर हम सही दिशा देते हैं, उनका हम मार्गदर्शन करेंगे, तो युवा में शक्ति है, युवाओं में ही शक्ति है, तो ये बड़े काम कर सकते हैं, है ना। धन संपत्ति का भी सदुपयोग हो तो अच्छे काम होंगे, बड़े काम होंगे। प्रभुता, शक्ति, अच्छे व्यक्तियों के हाथ में जब सत्ता होगी, शक्ति होगी, तो बड़ा काम करेगा, अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर ये तीनों चीजें अविवेकियों के हाथ में चला जाए, जो प्रायः होता है, आज हो रहा है, जी इसी के कारण चारों तरफ जो ये अनाचार, अत्याचार देखते हैं हम, मनुष्यता घटती चली जा रही है। आज मनुष्य, दो पैर के इस प्राणी में बहुत कम मनुष्य दिखाई देते हैं, है ना। तो इसका कारण यही है कि ये अविवेकता की वृद्धि हो गई है, और ये अविवेकता इन तीनों शक्तियों पर प्रभावी हो गई। जी हाँ, तो इसीलिए मैं आप बराबर ये आग्रह रखता हूँ कि बच्चे अपने आप को तैयार करें, अपने विवेक को समृद्ध करें, ज्ञान परंपरा को समृद्ध करें, और तब इन तकनीकों का सदुपयोग करें, तो बड़े काम होंगे। वैसे भी युवाओं को सही मार्गदर्शन मिले तो वो क्या कमाल ही कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि तकनीक तो आज के ज़िंदगी की बहुत बड़ी आवश्यकता है, हाँ, लेकिन उसे बुद्धिमत्ता से इस्तेमाल किया जाना ही सबसे जरूरी आवश्यक आवश्यक है। और प्रभुता और युवा या शक्ति, और जिस रूप में भी हो, शक्ति को सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ही सही। जी, तो इस आगे बढ़ते हुए, आपने तो बिहार के बदलते परिप्रेक्ष्य में बरसों से बड़ी पैनी नज़र रखी है, बिहार के युवाओं को खासकर बदलते हुए देखे हैं। जब आज से 40 साल पहले के युवा और आज के युवा बहुत बदले हुए हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि अभी के जो युवा हैं वो उद्दंड हैं, वो अपने समय के हिसाब से चल रहे हैं। वो हम लोगों की पीढ़ी की भी आवश्यकता है कि उन्हें नए तरह से ढालने, हम अपने आप को उस नई पीढ़ी के साथ ढाल पाएँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है बिहार में, जैसी ट्रेनिंग्स हम लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं, क्या वो ग्लोबली अच्छा कर पा रहे हैं? कर तो पा रहे हैं, लेकिन क्या वो संस्कृति के साथ जुड़कर अच्छा कर पा रहे हैं? अपराजिता जी, आपका इस प्रश्न बहुत ही समीचीन है। युवा या नई पीढ़ी, मैं मानता हूँ कि कोई बच्चा बुरा नहीं होता है, जी ठीक है ना। बुरे हम होते हैं। जी जी, यानी तो सही है कि हम लोग, यानी कि माता पिता और शिक्षक, अच्छा, अगर हम ठीक रहें तो हमारे बच्चे गलत नहीं जी होंगे। कहीं ना कहीं हम, चूंकि हम मूल्यांकन करते नहीं है जी और स्वयं पर का चिंतन नहीं करते हैं, स्वयं के अपने आचरण का मूल्यांकन नहीं करते हैं, अपने कार्यों का मूल्यांकन नहीं करते हैं, और अपेक्षा बच्चों से करते हैं, तो यहाँ मुझे लगता है कि ये अनुचित है। जी ठीक है कि बच्चों पर घर परिवार का, उसके पुरखों का संस्कार पड़ता है, और जिस वातावरण में वो पलता बढ़ता है, जहाँ से उसको शिक्षा दीक्षा मिलती है, इसका उस पर प्रभाव पड़ता है, वो अलग अतिरिक्त है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि जो भारत की ये दो महत्वपूर्ण संस्थाएं मानी जाती थी मनुष्यता के निर्माण के लिए, जी मनुष्यता की पाठशाला की दो बड़ी संस्थाएं थी हमारे देश में। पहली संस्था थी माता पिता की संस्था, जी और बच्चों का अपने माता पिता पर इतना सम्मान और रहता था, ये आदर्श थे हमारे, जिसको अंग्रेजी में रोल मॉडल्स कहते हैं। तो माता पिता और शिक्षक ये हमारे आदर्श होते थे, आज के लिए रोल मॉडल्स। तो ये बच्चे भी मन में कल्पना करते थे कि मैं अपने पिता जैसा सच्चा और अच्छा बड़ा बनूंगा। जी जी, बच्चियां सोचती थी कि मैं अपनी माता के समान अच्छी और विदुषी बनूंगी, बड़ी बनूंगी, समाज की कल्याणकारी भूमिका में रहूंगी।
बच्चे अपने शिक्षकों को आदर्श मानते थे, जी, महापुरुषों को अपना आदर्श मानते थे। लेकिन आज जैसे जैसे हमने देखा कि पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता ने, शिक्षकों ने अपने मौलिक आदर्श पर वो दृढ़ नहीं रहे, थोड़े थोड़े गिरते गए, तो आने वाली पीढ़ियां और गिरती चली गई। जी, तो ये पतन का जो की प्रक्रिया है वो बहुत सरल प्रक्रिया होती है जी, जी, और शीघ्र प्रक्रिया होती है। जी, आपको ऊपर उठने में हमारे पुरखे कितने बड़े त्याग किए, तब ज्ञान परंपरा की उस ऊंचाई पर पहुंचे थे। लेकिन गिरने में समय नहीं लगता है। तो लेकिन मुझे लगता है कि जो आज की नई पीढ़ी है वो बहुत ही कुशाग्र है, बहुत तेज है, और बौद्धिक स्तर पर वो बहुत ही समृद्ध भी है, सूचनाओं से बहुत समृद्ध है, जी। तकनीक से बहुत समृद्ध है। आज छोटे छोटे बच्चे जो काम करते हैं नेट पर, तुरंत इंटरनेट ही पर, मोबाइल पे सारे काम वो हम बड़ी आसानी से वो कर लेते हाँ, हैं। वो हम नहीं जानते। तो उस दिशा में, उस दृष्टि से मैं मानता हूँ कि बच्चे बहुत कुशाग्र हैं, लेकिन उनको जो चरित्रगत शिक्षा मिलनी चाहिए, जो हमारी भारतीय संस्कृति की ज्ञान परंपरा की शिक्षा है। जी, आज क्या हो रहा है कि आज हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि कैसे वो धन अर्जित करने वाला व्यक्ति बने। जी, और शायद बचपन से हम यही सिखाते यही चले जा रहे सिखाते हैं। चले आ रहे हैं, तो यही भूल वहीं से हो रही है। जी, तो अगर उनमें ये बताया जाए कि नहीं ठीक है, तुम्हारा ये सारा ज्ञान बहुत आवश्यक है, लेकिन उससे भी अधिक आवश्यक यह है कि तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा भाव, विचार, जी, यह जो है सो कल्याणकारी हो, स्वार्थी नहीं हो। क्योंकि स्वार्थ जो है वो व्यक्ति को बहुत ही बौना बनाता जाता है, और परमार्थ जो है वो व्यक्ति को बड़ा करता है। जी। तो कहीं न कहीं परमार्थ से हम लोगों के जो जैसा आपने कहा कि गिरने की जो स्पीड होती है वो गति बहुत है, बहुत बढ़ जल्दी होती है, लेकिन उठने में वक्त थोड़ा लगता है। तो कहीं न कहीं अभी जो समाज जिस तरह से जा रहा है, उसे वो साइन कर्व को थोड़ा ऊपर तो आना होगा। अभी जो हम लोग नेगेटिव एक्सिस के तरफ बढ़ गए हैं, उसको तो ऊपर लाना होगा, और साइन कर्व तो एक तरह से नीचे गिरने और फिर ऊपर उठने की प्रक्रिया साइंस में कहता है। तो ये ज़रूर हमारे नए बच्चे में ये सारी सुविधाएं होंगी, और शायद ज्ञान की परंपरा को वो टेक्निक के साथ इतने बेहतर तरीके से जोड़ पाएंगे। वैसे भी बिहार में शिक्षा नीति, जो बिहार की अभी शिक्षा नीति हमारे देश के साथ जुड़ के जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें कई सारे ऐसे बदलाव आए हैं। शिक्षा से जुड़े रहने के कारण बड़ी नज़दीकी से हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जो शायद इस सारी प्रगति को और बढ़ाएं, क्योंकि उन्हें हम लोग अपने ज्ञान पद्धति की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो शायद वो परंपराएं जो हम कहीं छूटती चली जा रही थी, उसे फिर वापस लाने के लिए हम अपने तरीके से उसको बढ़ाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। तो चलते हैं युवाओं से आगे बढ़ के कुछ आपके बारे में हम बात करें। तो आपकी ज़िंदगी में साहित्य एक ऐसा अभिन्न अंग रहा जिसे अलग करके बात करना तो शायद पॉसिबल ही नहीं है। और साहित्य जगत में एक ऐसे सितारे जो दूसरों के साहित्य को भी इतने प्रोत्साहन, इतनी तरह से उन्हें अलग अलग तरीके से अलग अलग मंचों पे जैसे आपने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान की है, उसे हम लोगों ने वर्षों से देखा है। तो वो शायद वो छोटी सी बात ही हुआ करती होगी उस वक्त, लेकिन वो बहुत लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी बदलाव करके रखे। ये हमारे शिक्षा जगत से जुड़े कई लोगों का भी कहना रहता है, जो साहित्य सम्मेलन से भी जुड़े हुए हैं, आपके अन्य प्रोग्राम्स से भी जुड़े रहते हैं। तो ये जो इस क्षेत्र में जो आपका आना हुआ, वो क्या अचानक था, या कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ खास लोग थे जो आपको इस क्षेत्र की तरफ ज़्यादा बढ़ावा दिए? अपराजिता जी, मैं ये मानता हूँ कि
ये कुछ नैसर्गिक होता जी। है ना। और मैं जब अपने जीवन पर चिंतन करता हूँ, खासतौर से बालपन का और उसके बाद के आगे के की सीढ़ियों का, तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ पूर्व नियोजित था जी। और नियंता ने मुझे उसी रूप में ढाला और बनाया। जी। मैं कभी सोचता हूँ तो मैं चकित हो जाता हूँ कि मेरे परिवार में जहाँ तक मुझे स्मरण है या जितनी सूचनाएं हैं, जी। तो मेरे परिवार में कोई साहित्य कला संगीत का व्यक्ति नहीं था। जी। फिर मैं सोचता हूँ कि जब वो कोई ऐसा पूर्ववर्ती हमारे नहीं थे, पूर्वज अग्रज, तो मुझ में सारी बातें कहाँ से आई। तब कभी कभी लगता है कि नहीं, ये कुछ उस नियंता ने पहले से निर्दिष्ट करके रखा था। और जब मैं बचपन में मुझे भी लगता था कि मैं जिस तरह से सोचता था बचपन में, जी। शायद वो अन्य बच्चों से भिन्न था। जी। मैं जिस तरह से देखता था प्रकृति को, जीवन को, समाज को, अपने आसपास की घटनाओं को, जी। तो मैं उस पर अपने अलग ढंग से सोचता था, चिंतन करता था। जिन दोनों बच्चे दूसरी चीज़ों में लगे रहते हैं, मेरी प्रवृत्ति शायद उससे भिन्न थी। तो मैं पढ़ने, अध्ययन आदि करने में या यूँ कहिए कि दूसरी चीज़ों, चिंतन आदि करने में ज़्यादा समय मेरा जाता था। मेरे गांव में हमारे अग्रजों ने एक पुस्तकालय की स्थापना की थी। जी। मैं गांव का आदमी हूँ और तो वहाँ तरह तरह की पुस्तकें होती थी, खासतौर से बाल साहित्य की पुस्तकें वहाँ होती थी। तो मैं वो साहित्य पढ़ता था। विद्यार्थी में विज्ञान का था मैं भी, मैं पढ़ता था साहित्य। और पता नहीं किस अंतः प्रेरणा से मुझे, जब मैं कोई 6ठी कक्षा का विद्यार्थी था, तो कथा लेखन की ओर प्रवृत्त हुआ। जी। जी। और चूंकि मुझे लोग मानते हैं कि मैं बहुत ही सबसे प्यार से मिलता हूँ, तो मैं एक समूह हमारा बना रहता था हमेशा। वो मित्र मंडली वह बड़ी हमारी रहती थी। गांव में भी हर घर में मेरा जाना होता था, हर घर में मेरा प्रवेश था। जी। जी। और चाचियाँ, भाभियाँ, इन सब का बहुत स्नेह सम्मान प्यार भी मिलता था। तो मेरे समय सारणी में था कि एक दिन, मतलब हर दिन एक बार मैं सबके घर चला जाता था। जी। तो इस प्रकार से सबका स्नेह भाजन में रहा। और तो वहीं से कथाओं ने जन्म लिया। तो मेरी पहली कहानी आई, उसका शीर्षक था दोस्तों के लिए दुआ। अच्छा। तो मित्रों के प्रति हमारा जो अपना था, उनके साथ तो उस तरह की घटना अपनापन था। फिर हमारे विद्यालय में एक शिक्षक थे जिन्होंने शहीद भगत सिंह पर एक नाटक लिखा था। जी। और मुझे अवसर मिला था उस नाटक में भाग लेने का, प्रतिभाग करने का। तो इससे भी मुझे और मेरी प्रेरणा हुई, मुझे प्रेरणा उनसे मिली मुझे कि मुझे भी और लिखना चाहिए, मैं लिख सकता। तो इस प्रकार लेखन का कार्य शुरू हुआ, कविताएं लिखी। और जब मैं पटना आया, क्योंकि गांव में ग्राम्य वातावरण था, उसकी सुरम्यता थी, उसने मुझे प्रकृति के रस प्रदान किए, वो कल्पना शक्ति को पल्लवित पुष्पित किया। तो काव्य कल्पनाएं मेरी वहाँ से उद्बुद्ध होती है। उसका उद्बोधन जो है गांव से है, लेकिन उसको परिष्कार, परिमार्जन ये मिला जब मैं पटना में आया। और यहाँ पर साहित्यिक मंडली से मेरा परिचय हुआ। जी। और मैं समझता हूँ कि सब अनायास हुआ था, मैंने कोई सायास कुछ किया नहीं, कोई प्रयास करके मैंने कुछ नहीं किया। मुझे चूंकि ऐसा होना था, यह करना था,
इसलिए वो सारी परिस्थितियां ये वैसे, प्रारब्ध था, हाँ, इसलिए वो वो परिस्थितियां सिलसिला बनती। जुड़ते चला गया। हाँ, तो एक संस्था उन दिनों थी, वो 80 के दशक की बात थी। जी साहित्यांचल नाम से पटना में एक संस्था बहुत सक्रिय थी। जी तो उसके कार्य कोई विशेष नहीं थे। एक कार्य होता था और वह था कि प्रत्येक रविवार को कहीं न कहीं काव्य गोष्ठी होती जी थी, जी और उसमें कई बड़े साहित्यकार कवि जुड़े हुए थे, वो आते थे। जी उनमें से अनेक अब तो दिवंगत हो गए, वो सारे लोग आते थे उसमें, जी और हम युवा भी 2-4 उसमें जाते थे। तो उन काव्य गोष्ठियों के कारण प्रत्येक सप्ताह सब मेरी एक नई रचना हो जाती थी, काव्य जी रचना। तो इस प्रकार वो श्रृंखला, वो श्रृंखला मन मस्तिष्क पे बहुत ही हाँ, अच्छा प्रभाव डालते चला गया। और जब आप किसी और को इतने अच्छे से सुन रहे हो तो आपकी लिखने की शैली बड़ी हाँ, पैनी होती चली बिल्कुल जाती है। स्वाभाविक है, उसका परिमार्जन हो जाता है। हम्म, और जब हम वहाँ सुनते हैं, पढ़ते हैं, जी तब अपनी त्रुटियां भी समझ में आती है। जी तो उस प्रकार से फिर धीरे धीरे भाषा का भी और साहित्य का परिमार्जन हुआ, और मुझे लोग एक कवि के रूप में, लेखक के रूप में जानने लगे। ये अलग बात है कि जीवन में कई उतार चढ़ाव बाद में आए, जिसके कारण आरंभिक दिनों में प्रकाशन नहीं हो पाए हमारी पुस्तकों के, जी और बीच में लेखन का कार्य भी कुछ अवरुद्ध हुआ। अपने जीवन वृत्ति के लिए मैं वायुयान के उड़ाने का प्रशिक्षण लेने लगा। जी हमारे चाचा श्री की इच्छा थी कि मैं अभियंता बन जाऊं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन भी करा दिया, लेकिन मेरी उसमें रुचि थी नहीं, उसको छोड़ करके आ गया। और चूंकि विमान चालक नहीं बनना था, मुझे ये बनना था, इसलिए हमारा जो बिहार उड्डयन संस्थान है जी उसमें 3 प्रशिक्षक विमान थे, लेकिन एक लंबी अवधि के लिए वो तीनों विमान बीमार हो गए, बीमार जी तो रुग्ण हो गए, उनका उनका उड़ान हो नहीं पाया, तो वो भी छूट गया। फिर बाद शायद में, वो छूटा नहीं। हाँ, हमें तो ये ऐसा लगता है कि वो जो पायलट बनने की जो इच्छा आपके परिवार में लोगों की थी, वो आपको बना ही दिए। वो उड़ान कहीं और हुआ, हाँ, साहित्य की दुनिया साहित्य की की उड़ान उड़ान। हुई, और शायद क्षितिज के उस पार गया। वो उड़ान ज़्यादा लंबी हुई, हाँ, और काफ़ी लंबी दूरी हमने तय की। आपने अपने जीवन में बहुत कम अल्प अवधि में आपने ज़्यादा हाँ, दूरी तय कर ली। सब प्रभु कृपा थी, जी, सद्गुरु कृपा। और खासकर जब आप यह कह रहे हैं तो उस वक्त 80 के दशक में लड़कों को तो खासकर इंजीनियर और डॉक्टर ये तो कंपलसरी ही हुआ करता था। हाँ, बनना चाहते, और ये दोनों अगर न बने तो फिर प्रोफेसर तो बन ही जाए, बनना जाए, और फिर बैरिस्टर तो एक हाँ, परंपरागत हाँ, विधि थी ही। हाँ, हाँ। उन दिनों क्षेत्र भी यही सब सीमित क्षेत्र थे, जी, आज की तरह अभी तो डेटा साइंस से लेकर हाँ, एआई, कंप्यूटर क्या क्या मैनेजमेंट, कई सारे बहुत कोर्सेज सारे हो गए क्षेत्र हैं। आ गए। तो वैसे तो मेरा दूसरा प्रश्न यही था कि किशोरावस्था की कुछ स्मृतियां जो आपने तो बड़े प्यार से साझा की, और वो चाची, मौसी, मामी की जो कहानियां हाँ, हुआ हाँ, करती थी, अद्भुत। वो बड़ा जहन को छू जाती थी। और उनसे प्रेरित जो कहानियां होंगी उसमें इमोशंस तो ज़रूर रहेगा। बिल्कुल, आज जब हम अपने समाज में इमोशन क्वेश्चंट की बात करते हैं तो वो क्वेश्चंट तो हमें उन परंपराओं से ही मिल जाया मिल करती जाता थे है। जो पहले हुआ करते थे। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरी उस समस्त कोमल भावनाओं के पीछे उन नारी स्त्री शक्ति, मातृशक्ति का प्रभाव था, और उनका आशीर्वाद था, जी जो मुझे निरंतर मिलता रहा। और आज भी मैं अनुभव करता हूँ कि मातृशक्तियाँ मेरे ऊपर बहुत ही कृपालु रहती हैं, जी और उनका लाभ मैं ले पाया हूँ, और उन्हीं कारणों से मैं कुछ समाज में कर भी पाया हूँ, दे जी। पाया हूँ समाज को। मैं भी कहता हूँ कि जो आपके पास होता है आप वही दे पाते हैं, जी, वही दे जी। सकते हैं।
जी, आपके पास जो होगा ही नहीं वो कहाँ से वो आप कहाँ देंगे? से दे पाएंगे? तो जी, पहले तो अपने को स्वयं को समृद्ध करना पड़ता है और तब आप किसी को देने योग्य बनते हैं तो दे पाते हैं। एक बड़ी चीज है जो किसी भी संपदा से बड़ी मैं उसे मानता हूँ, और वह है प्रेम और सम्मान। जी, और ये आपके पास वो, सदा रहता है, आप उसको भूले रहते हैं। जी, तो प्रेम घट जो है मनुष्य का वो बहुत विशाल है, बड़ा है। वो कितना भी बांटने से वो कमता नहीं कभी, वो भरा ही रहता है वो घट। तो आप अगर समाज को प्रेम देते हैं, सम्मान देते हैं, तो उससे बड़ी शक्ति मिलती है, ऊर्जा जी, मिलती है। और साहित्य ही करता है, जी, साहित्य ही के करता है। साहित्य का अर्थ ही है कि जो हित करे, जो जो समाज, सहित हाँ, जो समाज का हित कर करता है सकना। और सहित करता है, यानी कि जोड़ता है, जो जो जोड़ के चले वो साहित्य है। जी, इसलिए जो आपने कहा कि मैं लोगों को जोड़ता हूँ, तो यह काम भी साहित्य का काम ही है। जी, जी, और यदि हम साहित्य की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, नए लोगों को जोड़ते हैं, क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि कोमल भावनाएं सबके मन में होती हैं, संवेदनाएं सब में होती हैं। उन संवेदनाओं को आपको उभारना रहता है। जी, और कविता तो स्वतः निकलने वाली जी, एक अद्भुत सौंदर्य है मानव जीवन का, जी, है ना। मानव जीवन, मनुष्य का जो सौंदर्य है, मनुष्य का की जो आंतरिक सुगंध है, जी, उसका सबसे सुंदर माध्यम रूपांतरण जो है वो कविता जी, है ना। तो मनुष्यता, नीरज जी ने कहा था कि मनुष्य होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य भाग्य, है जी, ना। तो कविता जब जन्म लेती है, और मैं समझता हूँ कि कवि, जो कवि अपनी कल्पना शक्ति से, जी, अपनी काव्य शक्ति से, जिसको मैं कवित शक्ति कहता हूँ, जी, जी, वो जितना समृद्ध होगा, जी, जितना बड़ा होगा, जितना ऊंचा होगा, जितनी ऊंचाई पर वो होगा, उतनी ही दूर तक उसकी दृष्टि होगी, उसकी कविता भी उतनी बड़ी होगी। जी, और दिनकर ने कहा था कि बड़ी कविता वही है जो विश्व को सुंदर बनाती है। जी, उनकी 4 पंक्तियां हैं, मैं बराबर इसे उद्धृत करता हूँ। दिनकर ने कहा था कि बड़ी वह रूह जो बिना रोए तन से निकलती है। बिना रोए तन से जिसका प्राण निकले, जी, मैं समझता हूँ कि वो उससे बड़ी आत्मा, पुण्य आत्मा कोई नहीं होती। जी, इसलिए कहा कि बड़ी वह रूह जो बिना रोए तन से निकलती है, बड़ा वह ज्ञान जिसे व्यर्थ की चिंता ना आती है, बड़ा वह आदमी जी, जो जिंदगी भर काम करता है, अपनी आयु के अंतिम सांस तक काम करने वाला व्यक्ति, जी, वही बड़ा हो सकता है। जी, तो बड़ा वह आदमी जो जिंदगी भर काम करता है, बड़ी कविता वही है जो विश्व को सुंदर बनाती है। क्या बात तो है। मैं बराबर कवियों से प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसी कविता रखें। देखिए, आज तो हर जगह प्रश्न ही प्रश्न है, जी, सब प्रश्न ही करता है, सभी शिकायत लेकर के पहुंचता है, शिकायतों की तो कोटि बहुत हाँ, बड़ी हो गई है। समस्याएं लेकर के पहुंचता है। लेकिन जब आप भी वही काम करेंगे, तब मैं नहीं समझता हूँ कि आप साहित्य कर रहे हैं। जी, आपको उत्तर बनना होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कवियों से कि आप प्रश्न नहीं, उत्तर बनिए। जी, कविताओं में प्रश्न किए जाते हैं, समस्याएं उठाई जाती हैं, फिर मैं कहता हूँ कि ये आधा काम है। जी, फिर कहता है कि लोग कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, मैं कहता हूँ ये भी आधा सच है। साहित्य का दर्पण केवल नहीं है, हम केवल आईना नहीं दिखा देते। साहित्य का काम है परिस्थितियों को बदलना है, आपको उन टूटे हुए कड़ियों को जोड़ना है, जो बह रहे आंसुओं को रोकना है, जी, उसके आंसू पोंछना है। जी, जी, जो कविता यह काम नहीं करती, वो कविता, मुझसे मैं कविता नहीं मानता। जी, इसीलिए एक कवि को चाहिए कि वह प्रश्नों का उत्तर बने और प्रश्न करे। अब कोई साहित्यकार प्रश्नवाचक चिन्हों में आता है तो मैं कहता हूँ मुझे माफ करना, क्षमा करना दोस्त, मित्र, तुम इसका उत्तर, उसका उत्तर बताओ।
तुम उत्तर बनो, समस्याओं का निदान बनो, जी समस्या मत बनो। बार बार तुम समस्या उठाते हो, यहाँ बुराई है वहाँ खराबी है। अरे भी खराबी बुराई तो है ही, लेकिन खराबी बुराई को दूर करने का तुम्हारे पास क्या जी। साधन है, क्या मार्ग है, क्या ये बहुत खास बात आपने कही। तो यह करना चाहिए, कवि का उद्देश्य है। जी तो आगे बढ़ते हैं। आप तो हम लोगों ने युवाओं की कई सारी बातें की, लेकिन जब आप अपने युवा काल से गुजर रहे थे तो उस वक्त, आज इस वक्त आप सौंदर्य में कहीं भी कोई कमी नज़र नहीं आती है। इस उम्र में मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब आप उस युवा काल से गुजर रहे थे तो उस वक्त कभी ऐसे कुछ डगमगाते हुए क्षण और कहीं ऐसा कुछ हुआ जो आपके स्मृति में बैठ गया हो, कोई ऐसा चीज़ जो शायद छूटता हुआ उस वक्त रह गया हो? नहीं, ज़्यादातर अपराजिता जी, जी मैं मानता हूँ कि मेरे ऊपर सदगुरु की, परमात्मा की बड़ी कृपा रही बचपन जी। से। मुझे हर संकटों से और पतन की स्थितियों से रक्षा की है। और मैं चकित होता हूँ कभी जब विचार करता हूँ, कभी कभी लगा, ऐसा भी लगा है कि जब संकट के क्षण आए हैं तो पता नहीं स्वतः मैं वहाँ रुक गया हूँ, ठहर गया। कोई ऐसी दुर्घटना हो रही है, मैं वहाँ नहीं पहुँचा, पता नहीं किस प्रेरणा से मैं रुक गया या किसी ने रोक लिया मुझे। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो सब कुछ, सारी चीजें अनुकूल हो चुकी है। तो जीवन में जो भी घटित हुआ, कई जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, ईश्वरीय प्रेरणा से बहुत कुछ जो परंपरा के कुछ कुछ प्रतिकूल भी हुआ। जी जीवन में ऐसी घटनाएं भी हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भले कुछ लोगों को या स्वयं मुझे भी लगा हो कि ये शायद अच्छा नहीं था, उस वक्त के लिए अच्छा नहीं था। हाँ, लेकिन अब कहता हूँ कि नहीं, उस वक्त के लिए हमारी मानसिक स्थिति के अनुसार वो उसको एक्सेप्ट करने की नहीं थी। हाँ, सामाजिक स्थिति उस वक्त की ऐसी नहीं थी। बाकी वो सब कुछ अच्छा रहा। तो और बचपन से चूंकि मेरी प्रवृत्ति लगातार कुछ नया करते रहने की रही, और शेष समय जो मेरे पास मिला मैं उसमें ध्यान करता था, चिंतन करता था जी। तो इसलिए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कहीं बेकार बैठा हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं है। नहीं, मैं निरंतर कुछ करता रहा, और चूंकि अच्छा करने की इच्छा होती रही तो जो कुछ किया परमात्मा ने मुझसे अच्छा कराया। यही मैं समझता हूँ कि परमात्मा की कृपा है। जी। आपकी लेखनी में बहुत गहराई है। वो गहराई किसी ऐसे बिंदु पे आकर ठहरी हो, ये पूछने का नई पीढ़ी हमारे आपकी ज़िंदगी में जो युवा के वक्त जो बीते हुए कुछ क्षण होते हैं उसमें इन लोगों की, हमारे श्रोताओं की बहुत इंटरेस्ट होती है। वो ऐसा सोचते हैं कि ये अभी के उम्र के हिसाब से वो नहीं सोच पाते हैं कि जब कभी हम आप युवा हुए होंगे तो क्या हो रहा होगा, और वो उसको उस संदर्भ में भी देखने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो जो ये लेखनी में गहराई, वो उस देखिए, महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी ने एक बहुत अच्छी रचना की जिसकी 2 पंक्तियां हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, नयन से निकलकर जी चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो पंत जी प्रकृति के, प्रेम के सुकुमार कवि माने जाते थे। जी। और उन्होंने इसको ठीक ही समझा और कहा कि मन की जो अंतर चेतना है, संवेदनाएं जब बहुत ऊपर उठने पराकाष्ठा पे पहुंचती है, हृदय में कोई भी पीड़ा जब घनीभूत होने लगती है तो कविता फूटती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहा करते थे कि
वह जो पाठकों और श्रोताओं को उसी भाव से भर दे जी जिस भाव के घनीभूत होने से कवि के कंठ से फूटी है, जी वही कविता है। जी जी तो जी कविता वैसी होनी चाहिए जो दूसरों पर सीधा उसके हृदय पर प्रभाव करे। तो चूंकि ये संवेदना का, हृदय का विषय है, जी कविता हृदय का विषय है, हृदय से उपजती है, और वो जितनी गहराई से निकलेगी उतनी ही श्रोताओं और पाठकों पर के हृदय में उतरेगी। उतरेगी। इसीलिए मैं मानता हूँ कि पीड़ा जो है वह एक कवि की पूंजी है। जी पीड़ा अगर नहीं हो तो कवि तार्किक कविताएं लिखेगा। जी वो कैटलिस्ट है आपके इक्वेशंस को निकालने के लिए। भीतर से वस्तु नहीं आएगी। जी और जो भीतर से वस्तु नहीं आएगी हृदय के अंतर से, जी तो वो हृदय में नहीं उतरती है। इसीलिए मानसिक स्तर से निकल के मानसिक स्तर पर ही वो विलोपित हो जाती है। जी जी तो कहीं ना कहीं, और मैं मानता हूँ कि चूंकि कवि कल्पनाशील होता है, संवेदनशील होता है, कोमल भावनाओं वाला होता है, इसलिए कौन सी बात उसके मर्म को स्पर्श कर जाए ये भी कहना मुश्किल रहता है। तो कौन सी घटना, कौन सा विषय वह कविता का विषय बन जाएगा भी नहीं कह सकते। यही आदि कवि वाल्मीकि कोई उनके साथ घटित नहीं, घटना नहीं है। क्रौंच जोड़े में पर प्रहार करता है एक बहेलिया, जी उसमें से एक नर या मादा क्रौंच पक्षी मर जाता है या मर जाती है। तो वो आघात, वो घटना देख करके महर्षि वाल्मीकि इतने द्रवित होते हैं कि वो संसार के महाकाव्य का पहला श्लोक उभर निकल करके आता है। तो कविता, कवि का अर्थ यह नहीं कि वो पीड़ा, वो स्वयं अपनी पीड़ा से ही पीड़ित हो, वो समाज की पीड़ा देख करके उतना ही पीड़ित होता है, किसी दूसरे को दुखी देख करके भी उतना ही दुखी होता है। और इसीलिए उसके दुख को अपनी कविता का विषय बना लेता है। और एक कवि के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड एक विषय है। नेपाली कहा करते थे कि लिखता हूं तो मेरे आगे सारा ब्रह्मांड विषय भर है। वो कोई एक विषय तलाशने की आवश्यकता मुझे नहीं है, सारा ब्रह्मांड ही विषय है। बहुत बड़े कैनवस के ऊपर अपनी पेंटिंग की कूची चलाते हैं कवि, तो यही करते हैं। और जैसे कि अभी तो आप इस प्रश्न का जवाब मुझे खुद ही मिल गया कि कोई बहुत नज़दीकी परिवार के लोग, किसी और संबंधी जो आपकी रचनाओं को प्रेरित करने किए हों, बार बार आपकी रचनाओं में आ जाते हों। तो आपने तो अभी कहा कि ये तो पूरी सृष्टि से ही प्रेरित चीज़ें हैं, तो वो शायद पेड़ पक्षी हो या कोई इंसान हो। उस प्रकृति, उस परमात्मा से बड़ा तो कोई चित्रकार है नहीं। जी उसने जितने विषय और चित्र हमारे सामने में रखे हैं, उसका एकांश दशांश भी हम लोग पालें तो बड़ी रचना हो सकती है। पहले पटना में दशहरे के वक्त में बड़ी सारी कवि गोष्ठियाँ हुआ करती थी, साहित्यिक माहौल रहा करता था, और जो डांस प्रोग्राम्स भी होते थे वो बहुत क्लासिकल टेस्ट के होते थे। आजकल वो कवि गोष्ठियाँ थोड़ी कम तो होती हुई ज़रूर नज़र आ रही हैं, और शायद हम लोग ऑनलाइन माध्यम से वो कवि गोष्ठियाँ कर रहे हैं। लेकिन जो ऑफलाइन माध्यम से सामने से बैठकर जो संवाद होता है और आँखों के द्वारा जो दूसरे को पढ़ पाते हैं, वो तकनीक के माध्यम से वो तार को जनकृत नहीं कर पाता है। संभव नहीं है। देखिए ऐसा है अपराजिता जी कि पहले जो कवि सम्मेलन हुआ करते थे वह एक बड़ी तैयारी के साथ और लोगों को जोड़ करके हुआ करते थे। 2-4 कवि ही रात भर आपको कविताएं सुना सकते थे, और उस तरह के श्रोता भी इतने गंभीर और समय देकर के आते थे, समय के साथ आते थे, उनको समय की बाधा नहीं रहती थी। आज समय एक बड़ा संकट है। आज कवि सम्मेलन तो खूब आयोजित हो रहे हैं। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन स्वयं हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई कवि गोष्ठी, कवि सम्मेलन का आह्वान करता है, होता ही है।
अब श्रोता उस रूप में उस तरह के नहीं आते। जी और निश्चित रूप से ये कहना तो होगा, कवियों की संख्या बहुत बढ़ गई है, पुस्तकें भी बहुत छप रही, श्रोताओं की संख्या शायद घट कहीं घटती चली जा हाँ रही। घटती चली जा रही। उसका एक कारण मैं ये भी मानता हूँ, केवल श्रोताओं का दोष नहीं है, कविता उस स्तर की नहीं हो पा रही जी, कि वो बांध कर रख सके, उन गोष्ठियों को बांध कर रख बांध सके। के रखे। आप आपके पास ऐसी वस्तु हो कि लोग सुनना चाहें। जी आजकल मैं मंचों पर देखता हूँ, बराबर लोग श्रोताओं से आग्रह करते रहते हैं, कभी तालियां बजाइए, मेरा उत्साह वर्धन करिए। तो ये जो वो प्रार्थना करते रहते हैं, तो मुझे बुरा लगता है जी कि श्रोताओं से आप भीख क्यों मांग रहे हैं, तालियों की भीख आप क्यों मांग रहे हैं। आज पंक्तियां ऐसी आप लिखिए कि लोग तालियां बजाएं। मैंने तो एक जगह कहा कि पंक्तियां अगर ऐसी हो तो मुर्दे भी खड़े होकर के तालियां बजाने लग जाएंगे। लेकिन पंक्तियां तो आपकी अच्छी होनी चाहिए। उस पर आजकल लोग कहते हैं कि मैं साहित्य का साधक हूँ, लेकिन मुझे कहना चाहिए कि वो साधना नहीं कर रहे। बिना साधना किए वो लिखना चाहते हैं और जल्दी छपना चाहते हैं, जल्दी लोकप्रिय होना चाहते हैं। इसलिए बहुधा मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत सारे कवि कवित्रियाँ वो दूसरे की वस्तुएं भी चुरा लेते हैं। अब किसी शायर की पंक्ति को ले लिया, कुछ उसमें उसके मिसरे ले लिए, तो यह मुझे लगता है कि कविता के साथ, साहित्य के साथ एक प्रकार का छल है, धोखाधड़ी है, जो नहीं होना चाहिए। जो आपके भाव हो, जो आपके मन से, आपके हृदय से निकलते हो, उसको पंक्तिबद्ध करिए, शब्दों को साधिए। मैं तो रास्ता बताता हूँ कि आप अपने जीवन में जिन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, वो चाहे संवाद में, आपसी संवाद में, आपसी वार्तालाप में, बातचीत के क्रम में अथवा लेखन के क्रम में, आप जिन शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, कम से कम उन शब्दों को भी आप ठीक से पूर्णता में जाने। शब्द की साधना यही है कि हर एक शब्द को आप साध लीजिए। साधने से तात्पर्य यह है कि वो हम उन शब्दों के सही अर्थ और व्याकरण की दृष्टि से उसका लिंग क्या है, उसका प्रयोग किस रूप में होगा, ये आप जान लें तो भाषा की त्रुटियां नहीं होंगी। और इधर मैं देखता हूँ कि कविगण कवित्रियाँ ये भाषा को लेकर के जितना गंभीर उनको होना चाहिए नहीं है, इसलिए प्रायः त्रुटियां होती हैं और यह प्रबुद्ध श्रोता और पाठक पकड़ लेता है। तो आप चाहे कितनी अच्छी बात भी क्यों न कह रहे हो, लेकिन अगर वो सलीके से नहीं कहा गया तो प्रबुद्ध श्रोता को बुरा लग जाता है, फिर तब वो आपका मूल्यांकन करते हुए आपको आपसे फिर उसकी बेरुखी हो जाती है, तो दूरी बन जाती है। तो इसी प्रकार से कवि कवयित्रियों से भी और कविता से भी आम श्रोताओं की दूरी बढ़ती जा रही है। अरे क्या है, सुने इसको क्या होता है, तो वह नहीं होना चाहिए। थोड़ी साधना करके तैयार होकर के आप आइए, अच्छा पढ़िए, कम पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप कम पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए अच्छा पढ़िए, चेष्टा आपकी अच्छी होनी। कुछ ऐसी बात कहिए कि लोगों के दिल में ठहरे, कुछ नई बात। देखिए विवेकानंद कहा करते थे कि चिंतन जो है ना जी, वो दर्शन जो है, विचार, ये बहुत कम है संसार में जी। दर्शन चिंतन ये बहुत कम है, विचार बहुत कम है। उन्हीं विचारों को अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ढंग से कहता है, तो कहने का सलीका आपको आना चाहिए। बड़े अच्छे शायर हुए हमारे यहाँ पटना के, उर्दू के शायर, खलीम आजिज नाम था उनका। अच्छा। अभी हाल तक जीवित थे। साहित्य सम्मेलन में मैंने कई बार बुलाया उनको जी। और मुझे लगता है कि वो 94-95 वर्ष की आयु मरे। जी जी। 90 वर्ष की आयु के बाद साहित्य सम्मेलन आए थे। अच्छा। एक एकल काव्य पाठ का एक आयोजन ही हमने किया था उनके। जी। तो कलीम आजिज एक शेर कहते थे
कलीम आजिज के बहुत शेर लोग उद्धृत करते हैं। एक बड़ा अच्छा शेर कहा है उन्होंने कि बात चाहे बेसलीका हो कलीम, मतलब बात चाहे जितनी भी बुरी हो, जी खराब हो, लेकिन आपको कहने का सलीका आना चाहिए। कहा कि बात चाहे बेसलीका हो कलीम, बात कहने का सलीका चाहिए। जी, क्या बात है। हाँ, बात चाहे बेसलीका हो करीम, हाँ, कह- बात कहने का सलीका बात चाहिए। कहने की सलीका आना चाहिए। ये सही कहा है, एकदम सही कहा है, क्योंकि आजकल बात कहने की सलीके में तो बहुत ही डिटोरिएशन होते जा रहा है। और इसे फिर कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसके लिए हमारे जैसे लोग भी जिम्मेदार हैं, जो शायद शिक्षा को उस हद तक नहीं पुष्पित पल्लवित कर पाए। दृष्टि अभी तक नहीं आई जी, है जी। सोचने की तरह, वो जो है कि हम शिक्षा किस लिए, यही बुनियादी प्रश्न है। जी। एक मौलिक प्रश्न जो है वो यही है कि अब शिक्षा किस लिए। पहले शिक्षा की बात होती थी ज्ञान परंपरा की, हमें ज्ञानी मनुष्य बनना है, अच्छा व्यक्ति बनना है। आज शिक्षा का उद्देश्य धन कमाना है। जी। तो ये दो एक हुआ, एक सीधे सीधे स्वार्थ से जुड़ता है, और एक पहला जो है वो परमार्थ से जुड़ा हुआ है। अब तो दोनों सारे व्यापक कुछ के मापदंड पैकेज से हो गया है हाँ, बस कि कितने का पैकेज हाँ, है। तो मिल रहा है। ज्ञान का मापदंड ही अब पैकेज हो गया है। तो हमने तो बहुत साहित्य की बातें कर ली, कुछ साहित्य से बाहर निकलने तो नहीं कहेंगे, साहित्य तो हर जगह है, हर वक्त है, लेकिन उससे कुछ अलग बातें आज जब बिहार अभी आने वाले इलेक्शंस की तैयारी कर रहा है, और ख़ासकर युवा वर्ग में भी अभी जो पहले फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें बड़े उत्साह रहता है कि वो वोट दें, और कॉलेज वॉलेज की दुनिया में तो लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं पहली बार वोट देने के लिए। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जब उन्हें वोट देनी है और पहली बार देने हैं, और ऑप्शंस जो हैं वो तो वही हैं और कुछ बदले हुए भी ऑप्शंस हैं, तो इन बदले परिप्रेक्ष्य में हमें अभी जो प्रेजेंट इलेक्शंस से क्या उम्मीदें हैं, और क्या हमें लगता है कि कुछ हद तक भी हम पूरा कर पाएंगे? इसकी जिम्मेदारी तो हमारी ही होगी। साहित्य तो हर क्षेत्र में अपना प्रभाव रखता है, रखना चाहिए, है ना। और राजनीति में भी साहित्य का हस्तक्षेप होना ही चाहिए। जी। जब तक साहित्य राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक राजनीति में गुणात्मक सुधार नहीं होगा। दुर्भाग्य है कि आज साहित्य वाले राजनीति से दूर होते चले गए और राजनीति वाले साहित्य को दूर करते जा रहे हैं। मुझे स्मरण है, कुछ अनुभव भी है और कुछ अध्ययन भी है। पहले के बड़े राजनेता साहित्य को आगे रखते थे, कला संगीत साहित्य उनकी प्राथमिकताओं में थी, और उनसे वे ऊर्जा पाते थे, बल पाते थे, मार्गदर्शन पाते थे, और स्वयं बड़े अध्येता थे। बाबू श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु, वीरचंद पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब लोग साहित्य से सीधे जुड़े हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के स्थापना में उनकी भूमिका थी, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। सुधांशु जी अध्यक्ष रहे, सुधांशु जी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। और श्री कृष्ण सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए, उस समय बिहार प्रदेशों के मुखिया को प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो अंतरिम सरकार बनी थी, तो वे बिना सूचना के साहित्य सम्मेलन चले आते थे और पुस्तकालय में बैठ जाते थे, अध्ययन करते थे। उनका अपना समृद्ध पुस्तकालय था, वीरचंद पटेल का अपना समृद्ध पुस्तकालय था, अनुग्रह बाबू का अपना निजी पुस्तकालय था। तो सब लोग पढ़ते थे और साहित्यकारों का सम्मान करते थे, साहित्यकारों से मार्गदर्शन लेते थे। आज वो सब बंद हो गया। और आपने ठीक कहा कि जो ये अगला निर्वाचन होने जा रहा है उसमें नई पीढ़ी जुड़ेगी बहुत सारी संख्या में। मैं आग्रह करना चाहूँगा आपके माध्यम से युवाओं को विशेष रूप से कि वे पहले तो मतदान में सक्रियता से भाग लें, अवश्य मतदान करें,
और मतदान करते समय दो बातों का ध्यान रखें कि कौन सा व्यक्ति सच्चा और अच्छा है। जी जितने भी प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार जी हैं, वहाँ जितने उनमें सच्चे और अच्छे का चुनाव करें। अच्छा जब चुनाव करेंगे तो अच्छे लोग सदन में जाएंगे, और जब अच्छे लोग सदन में जाएंगे तो अच्छी सरकार बनेगी, जी अच्छी व्यवस्था बनेगी। और मैं कहना चाहूँगा कि राजनीति हर काल में, चाहे वो राजतंत्र रहा हो या लोकतंत्र, प्रजातंत्र है। राजनीति हर क्षेत्र में सदैव हावी और प्रभावी रही है। और जब तक वह अच्छी नहीं होगी, जी देश में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और उसे हावी और प्रभावी बनाने के लिए शक्ति तो हमारे ही पास है। हमारे पास और शायद इन 5 सालों में जब पहली बार एक बार जो शक्ति आती है हमारे हाथों में, तो उसे सही उसका सदुपयोग सदुपयोग किया करें। जाए। ये नहीं देखें कि स्वार्थ में, लोभ लालच में आप जाति धर्म से ऊपर उठकर। ये तो जब तक, यही तो मैं कहता हूँ कि जब तक भारत के लोग मतदान करना नहीं जानेंगे, तब तक अच्छे चुनाव नहीं होंगे, अच्छे लोग चुने नहीं जाएंगे। तो अच्छे लोग नहीं चुने जाएंगे तो अच्छी सरकारें नहीं बनेंगी, और अच्छी सरकारें नहीं बनेंगी, राजनीति अच्छी नहीं होगी, तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन को आपने बड़ी मजबूती दी है, तो उसकी आगे की क्या रूपरेखा है? आगे किस तरह से उसे समाज के बदलते परिप्रेक्ष्य में उसे किस तरह से ढाला जाएगा? मैं मानता रहा हूँ कि साहित्य समाज में गुणात्मक परिवर्तन लाता है, बदलाव लाता है। तो साहित्य को समृद्ध होना चाहिए और साहित्य से समाज को जुड़ना चाहिए। तो इसलिए जब से मैं साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष हुआ, साहित्य सम्मेलन के उत्थान के काम करने की चेष्टाएं हुई, उसका रूपांतरण हुआ साहित्य सम्मेलन का। पहले जो लेखक कवि छूट गए थे, नहीं आते थे, आना बंद कर दिया था, वो सब आने लगे, श्रोतागण आने लगे, नई पौध आने लगी, महिलाएं बड़ी संख्या में जुड़ी, युवा भी जुड़ रहे हैं, उनके लिए कार्यक्रम भी आउट हो रहे हैं। और साहित्य सम्मेलन निरंतर सक्रिय है, क्रियाशील है। और इस समय संपूर्ण भारतवर्ष की साहित्यिक संस्थाएं यह मानती हैं कि इस समय बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन इस देश की सबसे सक्रिय संस्था है, निरंतर गतिशील है। और हम लोगों ने वो प्रकाशन के काम जो बीच में बंद हो गए थे, उस प्रकाशन के कार्य भी आरंभ किया है। कई पुस्तकें आई हैं, बहुत बड़ा प्रकाशन हुआ है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 106 वर्षों के गौरवशाली इतिहास में जितने बड़े पुरोधाध्यक्ष हमारे हुए, उनके अध्यक्षीय भाषणों का संकलन प्रकाशित किया है। 1008 पृष्ठों की पुस्तक आई है ग्रंथ, जिसकी बड़ी चर्चा है पूरे देश में। अन्य कई प्रकाशन हुए हैं, नए प्रकाशन, नए लेखकों के प्रकाशन हुए, नई कवित्रियों का प्रकाशन हुआ। तो प्रकाशन के कार्य हो रहे हैं, सक्रियता बढ़ी है और निरंतर चेष्टा हो रही है कि कैसे हम और अधिक समाज की गहराई तक पहुँचे, ग्राम्य स्तर तक पहुँचे। इसके लिए भी कई योजनाएं चली। विविध आयोजनों में कस्बाई कवियों लेखकों को भी हम आमंत्रित करते हैं। यही कहना चाह रहे थे कि कुछ छोटे स्तरों पे कुछ प्रतियोगिताएं हों, जिससे हर वर्ग के लोग जुड़े और उन्हें उत्साह मिले लिखने की। और क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जब विद्यार्थी से भेंट होती है तो उन्हें ये नहीं मालूम होता है कि वो अपनी बातों को बताएं कहाँ, कैसे बताएं, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। हाँ, तो इस तरह का मंच हम लोग दे रहे हैं जी। युवाओं के लिए कार्यशालाओं का आयोजन हो रहा है, काव्य कार्यशालाएं, कथा कार्यशालाएं, फिर निबंध लेखन की प्रतियोगिताएं, कार्यशालाएं, व्याख्यान की प्रतियोगिताएं, काव्य पाठ की प्रतियोगिताएं। तो इस प्रकार से बहुत सारी प्रतियोगिताएं भी हो रही हैं और अब मंच भी दिए जा रहे हैं। तो एक आंदोलन बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन हिंदी साहित्य के लिए कर रहा है। और हिंदी साहित्य सम्मेलन अभी एक सबसे बड़ा काम यह कर रहा है
कि भारत की एक राष्ट्र भाषा हो, जी इसके लिए बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन निरंतर सक्रिय है। इसके लिए संपूर्ण देश में वातावरण बनाने की चेष्टा कर रहा है और राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, जी अन्य मंत्रियों को से आग्रह कर रहा है पत्र लिख करके, क्योंकि एक राष्ट्रभाषा किसी देश का होना बहुत आवश्यक है। जी एक राष्ट्रभाषा के अभाव में हम पूरे राष्ट्र से संवाद नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम तमिल नहीं जानते, इसलिए तमिल वालों से हम बात नहीं कर पाते, अपने विचार नहीं रख पाते। अब तमिल वालों को हमारे बारे में जो लोग समझा दे, जो बता देंगे, जो वो दूसरे समझा दे। जब तक हमसे उनका संवाद नहीं होगा तो हमारे बारे में जो उन्होंने पूर्वधारणा बना के रखी है, अगर वो बुरी है तो कैसे दूर होगी। उसी तरह से कन्नड़ के लोगों में, मलयालम में, बंगला में, असमी में, तो जितने मराठी में, तो उनसे संवाद बनाने के लिए देश में एक संपर्क भाषा बहुत ही आवश्यक है। और इसे हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले माना था। स्वतंत्रता के पूर्व ही हिंदी भाषा को बल देने के लिए पहले उसी समय काम शुरू हुए। बल्कि मैं तो बराबर कहता हूँ कि आधुनिक जो स्वतंत्रता का की अंतिम लड़ाई लड़ी गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तो उस समय हिंदी का आंदोलन भी साथ साथ आरंभ किया गया, क्योंकि वो लोग मानते थे कि संवाद स्थापित करने के लिए एक भाषा चाहिए। बहुत चिंतन मंथन के बाद ये निश्चित हुआ था कि हिंदी ही वो भाषा हो सकती है जिससे पूरा देश जुड़ सकता है। इसलिए गांधी जी कहा करते थे कि इस देश को जोड़ने वाली भाषा हिंदी है। इसीलिए राष्ट्रभाषा उन्होंने उसी समय से कहना आरंभ किया था। वर्धा में बल्कि उन्होंने एक संस्था की स्थापना, कई हिंदी की संस्थाएं उन्होंने स्थापित करवाई दक्षिण भारत में। तो वहाँ जो ऐसी संस्थाओं का नाम उन्होंने राष्ट्रभाषा नाम से रखा। वर्धा में जो संस्था स्थापित हुई महाराष्ट्र में, उसका नाम है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। बाद के दिनों में राजनीतिक कारणों से एक तो देश अपनी राष्ट्रभाषा घोषित नहीं कर सका, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ। बाद में हिंदी को राजभाषा बनाने का भी संकल्प लिया गया संविधान में, वह भी आज तक पूरा नहीं हुआ। उसमें जो शर्तें रख दी गई वो शर्तें पूरे नहीं हुई और बाद में उसमें और नकारात्मक परिवर्तन किया गया जिससे कभी न था। आज भी औपचारिक रूप से इस देश की राजकीय भाषा अंग्रेजी बनी हुई है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि हिंदी देश की राजभाषा होगी, भारत सरकार की भाषा, कामकाज की भाषा, और इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन उसी निर्णय में जो 2 परंतुक लगा दिए गए कि अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी ही हिंदी ये विकल्प की भाषा बनी रहेगी, और दूसरा परंतुक और खराब वो ये कि अगले 15 वर्षों के बाद भारत की सदन इस पर निर्णय करेगी, पुनः विचार करेगी। और बाद में कैसा षड्यंत्र हुआ फिर कि जो राजभाषा अधिनियम आया, उस अधिनियम में संशोधन कर एक ऐसा प्रावधान कर दिया गया कि जब तक मतलब कि पूरे देश में एक भी प्रांतीय सरकार अगर अस्वीकार करे तो हिंदी देश की राजभाषा नहीं मानी जाएगी, विकल्प की स्थिति ही बनी रहेगी, यानी कि अंग्रेजी ही विकल्प की भाषा बनी रहेगी। आज वो स्थिति ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे तो इसके लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन आंदोलन चला रहा है। और मुझे आशा है कि भारत की सरकार इस बात को समझेगी, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ये भी कहते थे कि अब विद्वानों ने बार बार इसको दोहराया है कि जिस देश की अपनी भाषा न हो वह राष्ट्र, वह देश गूंगा हो जाता है। आज जो हम वितंडा बहुत सारे देखते हैं, भाषाई विवाद देखते हैं, राजनीतिक विवाद भी देखते हैं, उन सब के पीछे मैं मानता हूँ, मेरी अपनी निजी राय है और मेरा ये दृढ़ मत है कि इसका कारण भाषा का अभाव है, राष्ट्रभाषा का अभाव है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बने, इसी उम्मीद के साथ आज के इस दौर को समाप्त करने की इच्छा तो न है, और हमारे श्रोता आज कई सारे पहलुओं को जान पाए हैं।
तो आज के बातचीत हम यहीं समाप्त करते हैं और आगे फिर मुलाकात होगी और मुलाकात की सिलसिला जारी रहे। नमस्कार। धन्यवाद। अनिल जी की शब्दों की कोमलता, पीड़ा, उम्मीद और जीवन के रंगों ने हम सबका मन छू लिया है। आज का ये सफ़र बहुत ही प्रेरणादायक रहा और साथ ही मन को झंकृत किया। आपकी सादगी में भी गहराई है और आपके अनुभव में एक सच्चाई। जीवन के उतार चढ़ाव, छोटी छोटी खुशियाँ और बड़ी बड़ी चुनौतियों पर आपकी दृष्टि हमें बहुत कुछ सिखाती है और इन सीखे हुए बातों को हमारी युवा पीढ़ी आगे ले जाए, यही उम्मीद है। इनके लिए कुछ शब्द। कभी कभी जीवन भी थक कर बैठ जाता है, पर उम्मीद की गर्मी उसे फिर से चलना सिखा देती है। आंसुओं के बादल जब भीगते हैं जुबां पे, इन्हीं बूंदों से कविता जन्म लेती है। राह में मुश्किलों की छाव मिले तो डरना नहीं, अपनी मुस्कान को अपने सबसे बड़े साथी की तरह थामे रहना, क्योंकि हर रात के साए से उस पार एक नई सुबह हंसती है, एक नया नाम लेता है, एक नया सवेरा होता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपनापन, भावनाओं के साथ और उम्मीदों के साथ जियो ज़िंदगी के हर एपिसोड में आप जुड़े रहें, ताकि हम हर सुख दुख एक दूसरे के साथ शेयर करते रहें और हर सुख दुख के हम साथी रहें और इन क्षणों को जी लें वैसे जो हमेशा यादगार रहे। तो आज का ये जो सफ़र रहा अनिल जी के साथ, इतने सुंदर विचारों और भावनाओं के साथ रहा। अब मैं अपनी ओर से एक छोटी सी कविता आपके और हमारे सभी श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करती हूँ। वैसे तो मैं कोई कवित्री हूँ नहीं, लेकिन प्रयास तो कर ही सकती हूँ, खासकर तब जब अनिल सुलभ जी जैसे लोगों से मुलाकात हो। तो जिंदगी की एक किताब सी होती है, हर पन्ना कुछ नया सिखाता है। कुछ लफ्ज़ हंसाते हैं, कुछ गहरे जज्बात दे जाते हैं। हर सफ़ा अनमोल है, हर पल में छुपा है जादू। चलो जिंदगी को मुस्कुरा कर जिए, हर कठिनाई को अपना दोस्त बनाए, हर कठिनाई को अपना दोस्त बनाए। हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी को आगे ले चले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगले एपिसोड में एक नई कहानी, एक नई शख्सियत, एक ज़िंदगी के नए रंग के साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, जियो ज़िंदगी।